आज हम स्पर्श पुस्तक में संकलित पाठ डायरी का एक पन्ना पढ़ेंगे जो कि 10वीं कक्षा का है। इसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। तो पहले इनके विषय में जानते हैं। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेकसरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम सेकसरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। स्मृतिकन, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृति है। इस पाठ के अंतर्गत 26 जनवरी 1931 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वयं लेखक तथा कलकत्ता के हजारों लोगों द्वारा देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस उत्साह से मनाने का वर्णन है। यह पाठ क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद दिलाते हुए समाज की एकता को प्रदर्शित करता है। अब पाठ प्रवेश देखते हैं। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई। देश भर में ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। पाठ शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि साहित्य में डायरी लेखन भी एक कला है। प्रतिदिन हम अपने विचारों को जब डायरी में बद्ध करते हैं तो ये एक अच्छी स्मृति बन जाती है। और अगर किसी महान पुरुष या महान व्यक्तित्व की डायरी को हम पढ़ते हैं तो प्रतिदिन उनमें आए बदलाव, उनके विचारों की परिपक्वता का हमें पता चलता है। अब पाठ शुरू करते हैं। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना किस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार
में ही 2000 रुपया खर्च किया गया था। यहाँ पर 2000 रुपया का जो आया है, उल्लेख हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये 1930 की बात है और उस समय 1930-31 की बात है और उस समय 2000 रुपये का महत्व बहुत अधिक था। आज के आप इसे 5 से 10 लाख के बीच का रकम मान सकते हैं। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान जो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ता के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं तो ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। यहाँ पर एक बात उल्लेखनीय है कि भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, किंतु प्रतीकात्मक रूप से भारत की स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए लोगों में कितना उत्साह था, इस उत्साह का अनुमान और अनुभव हम लगा सकते हैं जब आज हम अपने स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो उसी स्वतंत्रता के आनंद को अनुभव करते हैं जो ये लोग अनुभव कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। मोनुमेंट के नीचे जहां शाम को एक सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कमेटी कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके। वहां पर भारी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं। उनको गिरफ्तार कर लिया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियां ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदलसा बजाज नारायण आदि भी गई थीं। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह में स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मोनुमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदानों में घूमने लगे। आज तो बात थी वह निराली थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे
उन सब को इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंखों से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उनका बहता हुआ खून देखकर आंखें भींच जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी, उधर स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लॉरी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वो झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोनूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब भी वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया। वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदलसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थीं। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुंचे। अस्पताल गए लोगों को देखने तो मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं।
पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। इस प्रकार लेखक सीताराम सेकसरिया का लिखा हुआ डायरी का एक पन्ना जब हम पढ़ते हैं तो उनका वर्णन ऐसा लगता है जैसे हमारे आँखों के सामने सारी घटनाएं चित्रवत हो उठी हैं। वो सारे चित्र एक के बाद एक हमारी आँखों के सामने चले आते हैं। इतना सुंदर वर्णन, शब्दों का इतना सुंदर तालमेल है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इतने दिनों बाद लिखी हुई डायरी पढ़ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी सुना रहा है और सारी चीज़ें जीवंत हमारे आँखों के सामने हो रहा है। पाठ का सार ऐसा है कि हम इसको कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि कलकत्ता में राष्ट्रीय ध्वजारोहण 26 जनवरी 1930 को जो उन्होंने शुरू किया, जिस दिन से लिखना, फिर मोनुमेंट पर होने वाला संघर्ष है। उसके बाद जो है जुलूस निकलने में हुआ संघर्ष, पुलिस के साथ जो जनता की संघर्ष हुई, जो जुलूस जा रहा था। उसके बाद पाठ में सुभाष बाबू का संघर्ष बताया गया है। सुभाष बाबू कितने जोर जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे और किस तरह उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इस डायरी में एक खास वर्णन है स्त्रियों का संघर्ष। अभी तक स्त्रियों को जबकि पूरा अधिकार नहीं है, फिर भी स्त्रियों ने उस समय आज़ादी के लिए अपना कितना सहभाग किया, कितना संघर्ष किया, ये इसमें वर्णित है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो स्त्रियों के संघर्ष के विषय में लिखा गया है कि उन्होंने भी उतना ही कार्य किया, उतनी ही उनको भी लाठियां पड़ी जितने की पुरुषों पर पड़ी, और उनका भी सहयोग इस कार्य में, उस दिन के संघर्ष में कम नहीं आंका जा सकता है। स्त्रियों के संघर्ष के बाद स्त्रियों की गिरफ्तारी और सुभाष चंद्र बाबू की गिरफ्तारी की बात इस लेख में, डायरी के एक पन्ने पाठ में की गई है। उसके बाद ब्रिजलाल गोयनका का संघर्ष आता है और फिर घायलों की स्थिति बताई जाती है कि किस शाम होते होते या संघर्ष खत्म होते होते, वो जो आयोजन था उसके खत्म होते होते कितने लोग गिरफ्तार हुए और कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों की सेवा की गई, कितने लोगों की मरहम पट्टी की गई, कितने लोग अपने घर चले गए। लेकिन उसके शाम में, उस दिन के शाम में आकलन यह हुआ कि वहाँ जो आंदोलन शुरू हुआ, स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो कार्यक्रम था, जो आयोजन था, वो सफल रहा और बहुत अच्छे से काम हुआ। बंगाल में जो ये उन्होंने लिखा है कि ये दाग था कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, किंतु उस दिन का जो आयोजन हुआ, उस दिन वहाँ के कार्यकर्ताओं ने और स्त्रियों ने जो काम किया, उससे उनका वो कलंक काफ़ी हद तक धुल गया और लोगों को समझ में आया कि यहाँ भी काम हो रहा है और यहाँ भी अब अपूर्व काम होगा, अभूतपूर्व काम होगा भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। अगली बार फिर एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।